चलो यहाँ देखो, कल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया था, 2 मास का वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन कितना r के बराबर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इनिशियली दो मास है, एक m1 और m2। इनिशियली वो लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। हमें ये फाइंड करना है, इनिशियली वो लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, जब उनके बीच का सेपरेशन d हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो दोनों मूव कर रहे होंगे, तो जब उनके बीच का सेपरेशन अगर d हो जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। सवाल लिखो, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच of the two masses when they are separated by d distance, when they are separated by d distance। चलो एक बार ट्राई करो, यहाँ पे इनिशियली वो रेस्ट पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, हमें जब उनके बीच का सेपरेशन अगर d हो जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। इक्वेशन कौन सा लिखेंगे ये बता दो पहले, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है भाई, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जो ये फोर्सेज लग रहा होगा इंटरनल फोर्स होगा, और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो पहली चीज तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जब डी सेपरेशन है, बेटा वो बंद कर देना, जब डी सेपरेशन है तो उनके बीच की जो वेलोसिटी है, मान लो m1 मास v1 से जा रहा है और m2 मास जो जा रहा है वो v2 से जा रहा है। ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट पे है, तो F एक्सटर्नल अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, तो F एक्सटर्नल अगर 0 है तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम। P इनिशियल इक्वल्स टू किसके बराबर, P फाइनल। और इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो पूरे सिस्टम का किसके बराबर है, 0। और अगर m1 इंटू जो मोमेंटम लिखे, m1 इंटू v1 माइनस ऑफ m2 इंटू v2, और यही आएगा, यहाँ से एक v1 v2 में एक रिलेशन मिलेगा, पहला इक्वेशन। जो दूसरा इक्वेशन है, चूंकि वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल वर्क करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव, तो इस कारण से हम एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं कि U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस किसके, K फाइनल के। इनिशियली अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। काइनेटिक एनर्जी भी 0 चूंकि रेस्ट पे है, और इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी अगर लिखे तो किसके बराबर, माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन किसके, d के बराबर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग लिखे तो ये किसके बराबर आएगा, तो पहले m1 मास की जो काइनेटिक एनर्जी m1 इंटू v1 स्क्वायर, और जो m2 मास की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 1/2 m2 इंटू किसके बराबर, v2 स्क्वायर के। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, v1 की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। v1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, v1 इक्वल्स टू m2 बाई m1 इंटू कितना, v2 के बराबर। v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 बाई m1 के बराबर। यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें तो ये किसके बराबर आएगा, तो g इंटू m1 m2 बाई d इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 1/2 इंटू m1 और इंटू v1 की वैल्यू उठा के पुट कर रहे हैं तो v1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर और इंटू v2 स्क्वायर। एक काम करते हैं, कॉमन ले लेता हूं मैं v2 भी, तो प्लस इस वाले केस में क्या बचेगा, m2, और मैं v2 अगर कॉमन ले लूं v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर ये कॉमन ले ले तो यही पूरा बचेगा, यहाँ से 1/2 भी बच रहा होगा, यही आएगा। अब एक बार देखो, यहाँ से v2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो v2 इक्वल्स टू g m1 m2
एक काम करते हैं, यहाँ से M1 M2 आ रहा है, इसमें सिर्फ M2 आ रहा है, M2 ये पूरा कैंसिल आउट होगा, M2 यहाँ से ये कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से एक M1 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचेगा कितना, तो यहाँ से तो GM1 2 भी आ जाएगा, 2GM1 अपॉन में कितना D, और नीचे जो आएगा यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये M2 प्लस M1 जो आएगा नीचे और M1 जो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी M1 स्क्वायर अपॉन किसके, M1 प्लस M2 के बराबर, यही आ रहा होगा, और ये टू दी पावर किसके बराबर, 1/2 के बराबर। ये बस कैलकुलेशन किया है, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। वैसे ही अगर V1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो V1 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो इंटू M2 बाई M1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक काम करते हैं नीचे अंदर ले जाकर के M2 स्क्वायर बाई M1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये किसके बराबर आएगा, 2G इंटू यहाँ से M2 स्क्वायर अपॉन M1 स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा होगा, M2 स्क्वायर अपॉन किसके, D इंटू M1 प्लस M2 का स्क्वायर रूट, यही आ रहा होगा। अब एक बात देखो, दोनों की हमें पूछी गई है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कितने से जा रहा है, V1 से, ये कितने से, V2 से, तो V रिलेटिव अगर देखें तो क्या दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो V रिलेटिव इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर, बस यहाँ पे सिंपली दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। चलो नोट करो इसको, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एफ एक्सटर्नल 0 है भाई, एक बार देखो, जो एफ एक्सटर्नल हम लोग जो ले रहे हैं ना वो सिस्टम के ऊपर ले रहे हैं, एफ एक्सटर्नल जो ले रहे हैं वो सिस्टम के ऊपर 0 ले रहे हैं, इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर तो फोर्स लगेगा ही, ये इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा और ये इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, लेकिन इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, इंडिविजुअल बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी एक इंटरेक्शन एनर्जी जो मैंने बताया था, एक तो दो तरह की एनर्जी बताई थी, एक इंटरेक्शन और दूसरा कौन सा, सेल्फ एनर्जी। तो जो सेल्फ एनर्जी है उसका डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा, तो इसीलिए इसको पोटेंशियल का यूज करके कराना है उसको, ठीक है, तो पोटेंशियल के बाद उसको करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी कि जो कि क्या बताता था कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर मास है उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करने का उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरी क्वांटिटी हमने डिफाइन की है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो भी सेम चीज ही शो करता है, ठीक है, जहां पे अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा वहां पे पोटेंशियल भी क्या होगा, कम। तो बेसिकली हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है। वहां पे वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ये हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो दो तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। एक, जैसे मान लो अगर कोई भी अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड अगर प्रेजेंट है तो उसमें किसी भी पॉइंट पे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं तो ये डिफाइन करेंगे कि अगर मान लो सपोज अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कोई एक कैपिटल एम मास के कारण एक प्रेजेंट है, ठीक है, इसके कारण अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं तो ये बताएगा कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट मास जो होगी उसी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे अगर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड रखा हो वहां पे अगर एम मास अगर रख रहे हैं वहां पे तो उस सिस्टम जो एक सिस्टम फॉर्म होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक डेफिनेशन अपना ये रहा। रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ही रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये भी यूज करते हैं। बस वो वेक्टर है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये पहला जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं तो ये बेसिकली क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होगा, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जैसे अब एक बार देखो, जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग डिफाइन करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम डिफाइन करेंगे तो उस केस में भी हमें एक कोई रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो मानते हैं, इन्फिनिटी पे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हम कहाँ पे जीरो मान रहे होंगे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक्चुअल अगर रिलेशन देखा जाए तो ये होता है कि डेल्टा वीपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो डेल्टा यू अपॉन किसके, एम के बराबर, ठीक है भाई। जैसे एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, वैसे ही एक्चुअल पोटेंशियल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लिया है, उसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये हुआ। दूसरा जो डेफिनेशन होता है ये हमें बताता है कि जैसे मान लो अगर सपोज कोई भी एक एम मास यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ आसपास चारों तरफ प्रेजेंट है, तो ये हमें बताएगा कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। जो बेसिक अगर डेफिनेशन है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि इन्फिनिटी से अगर आप एक यूनिट मास ला रहे हो किसी भी एक दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो यूनिट मास को लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा वो हमें क्या बताएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। जैसे मान लो अगर सपोज मैं 2 केजी का मास अगर ला रहा हूँ, अगर मुझे 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस केस में इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 50 जूल पर केजी, ठीक है। जो वर्क डन यूनिट मास को लाने में, अगर सपोज यहाँ का पोटेंशियल अगर सपोज 30 वोल्ट है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, 30 अगर है तो उस केस में ये बताएगा कि यूनिट मास को अगर आप इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर ले आओगे तो कितना वर्क करने की जरूरत होगी, 30 जूल के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज, पोटेंशियल क्या बताएगा। तो अब एक बात देखो, मान लेते हैं कि हम एक स्मॉल एम मास को ला रहे हैं, एक स्मॉल एम मास को, ये चीज जब भी ले आएंगे तो क्या ले आएंगे, स्लोली ले आएंगे, क्योंकि सारा का सारा वर्क डन किस में जाए, फिर पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो ये डेल्टा यू अपन क्या लिख पाएंगे, एम के बराबर। तो एक बात देखो कि जैसे ही अगर सपोज एम मास को अगर हम लोग ले आए, वर्क डन किसके बराबर, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, तो डेल्टा यू अपॉन कितना, एम के बराबर। एक तो ये डेफिनेशन पहले वाले के हिसाब से, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन कितना, एम के बराबर, यही लिखेंगे अपन। जो दूसरा डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एम। चाहो तो डायरेक्ट हम लोग डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी होता है। तो यही चीजें दोनों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का या कहने का तरीका बस चेंज हुआ है वही चीज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन किसके, एम के बराबर। जब भी अगर मूव कराते हैं हम स्लोली मूव कराएंगे, जब स्लोली मूव कराएंगे तो अगर मान लो किसी भी टाइम टी पे अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल के बराबर, तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर अपॉन कितना आएगा, एम के बराबर, यही आएगा। एफ एक्सटर्नल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, और जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी कैसे ला रहा है, स्लोली। तो ये वर्क डन, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वर्क सॉरी फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट कौन सा, डी आर अपॉन में क्या लिखेंगे, एम के बराबर। कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर इसको ले जा सकते हैं। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर, एफ जी अपॉन कितना, एम डॉट किसके बराबर, डी आर। और यही क्या होगा, तो क्या इसको डीवी का इंटीग्रेशन लिख दे, बेसिकली डीवी का इंटीग्रेशन ही तो क्या आएगा, डेल्टा वी। यहां से अगर देखें एफ जी अपॉन एम जो होगा क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो एफ जी अपॉन एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कितना, जी डॉट किसके, डी आर वेक्टर। और यही हमारा क्या होगा, dv वेक्टर इक्वल्स टू dv और g में क्या रिलेशन होगा, तो dv इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस ऑफ g डॉट dr। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है, यानी जैसे मान लो हम लोग dv इक्वल्स टू अगर मान लेते हैं इन्फिनिटी पे ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना, dv इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ g वेक्टर डॉट कितना, dr। पार्टिकल को हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से,
इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, 0, और किसी भी डिस्टेंस r पे ला रहे हैं और वहां पे पोटेंशियल कितना ले रहे हैं, v, तो बेसिकली v इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है, माइनस ऑफ g डॉट डी आर, और लिमिट कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस, ठीक है। तो दो रिलेशन है अपने पास यहाँ पे, एक तो डेल्टा v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डेल्टा u अपॉन m, या फिर दूसरा रिलेशन हम लोग कौन सा है कि v इक्वल्स टू माइनस ऑफ g डॉट डी आर, इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी से कहां तक, कोई पॉइंट r तक। चलो लिखो इसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हेडिंग डालो, उसके बाद लिखो it is another quantity, it is another quantity which is used to represent, which is used to represent gravitational field strength of a, gravitational field strength, which is used to represent gravitational field strength. Next point लिखो, it is defined as, it is defined as the potential energy per unit mass, it is defined as the potential energy per unit mass at the point, at the point in the given gravitational field, in the given gravitational field, वहां पे लिख लो Vp इक्वल्स टू यू बाई एम, एक्चुअल में डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा V यू अपॉन एम। ये सारी चीजें मैंने लिखा रहा कि इसका एक पोटेंशियल, सॉरी एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करने की जरूरत है। वो सारी चीजें जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड है, वो सारी की सारी चीजें किसके लिए भी होगा, डेल्टा Vp के लिए। जैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो सारा पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो सारा सारा इसके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, it can also be defined as the work done by external force, it can also be defined as the work done by external force in moving a unit mass, in moving a unit mass slowly from infinity to the point, slowly from infinity to the point in a gravitational field, in a gravitational field। चलो ये नोट कर लिया सभी ने। आप लोग याद भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिलेशन dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, एग्जैक्टली सेम रिलेशन यहाँ पे भी आ रहा है। ये भी लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर केजी, ये सब लिख लो। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये लिख लो, इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर केजी। चलो हो गया भाई। चलो अब इसके बाद जो है ना, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, जो अलग अलग जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना है। देखो अब यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं, एक रिंग के कारण, एक रिंग के कारण हम लोग देख रहे हैं जिसका मास किसके बराबर दिया हुआ है, कैपिटल एम, और रेडियस दे रखा है कैपिटल आर के बराबर। हमें इसका सेंटर पे फाइंड करना है, एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ लिया जो कि इसका सेंटर है। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ जो होगा ये किस कहाँ पे है, एट सेंटर। सेंटर पॉइंट पे अगर देखें तो यहां से देखो क्या हर एक पॉइंट पे, एक मिनट, ये एक और चीज पहले लिख लो, जो अगर हम एक पॉइंट मास के कारण अगर देखें कि हमारे पास एक कैपिटल एम मास है और इसके कारण हमें आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो जो वीपी अगर हम लोगों ने डिफाइन किया है वो किसके बराबर, एक्चुअल जो रिलेशन है वो डेल्टा वीपी होता है। एक्चुअल जो आएगा, ये जो आएगा वो डेल्टा वी इक्वल्स टू, डेल्टा वी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा यू अपॉन कितना, एम के बराबर। और यहां से देखें तो अगर सपोज इस पॉइंट पी पे अगर हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे,
वीपी माइनस कौन सा, जो एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, जो कि कहाँ पे लेते हैं, इन्फिनिटी पे, इक्वल्स टू u एट पॉइंट p माइनस कितना, u एट इन्फिनिटी अपॉन क्या लिखेंगे, स्मॉल m। जो vp की वैल्यू आएगी, जो v इन्फिनिटी लेते हैं वो जीरो, u इन्फिनिटी भी हम क्या लेते हैं, जीरो। अब यहां से देखें तो vp इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो u एट पॉइंट p जो होगा वो किसके बराबर, तो यहाँ पे एक स्मॉल m मास रख लेते हैं, तो माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना r, और इनटू कितना हो जाएगा, स्मॉल m, ये किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M अपॉन कितना r के बराबर है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा, यानी अगर एक पॉइंट मास के कारण देख रहा है तो r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर, तो माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M अपॉन कितना, स्मॉल r। यहाँ से देखो सेंटर पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, तो इस केस में क्या हर एक जो मास है वो सेम डिस्टेंस पे है, हर एक मास अगर सेम डिस्टेंस पे है तो यहाँ से इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्या जी इंटू, अगर मान लो ये डीएम अगर मास यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो है तो ये स्केलर क्वांटिटी, तो बेसिकली क्या होगा, सारे मास के कारण क्या होगा, ऐड ही होना है, तो ऐड होगा तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, तो कैपिटल जी माइनस ऑफ कैपिटल जी इंटू एम अपॉन किसके, कैपिटल आर के बराबर। दूसरा अगर देखिए कि सेकंड केस अगर हम एक रिंग के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जो पिछले सारे जो फॉर्मूले लिखा है उसमें आर लिया था हमने कि एक्स लिया था, एक्स लिया था, अलग अलग मैंने पढ़ाया है क्या तुम लोगों को, चलो भाई आर ही रहने दो यार, क्यों पूछ लिया मैंने। चलो यहाँ से देखो ये हमने ले लिया, एक्स डिस्टेंस पे अगर हमें फाइंड करना है और इसका रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर, मास जो ले रहे हैं टोटल कितना, कैपिटल एम ले रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, मान लो पॉइंट पी ले लिया, तो वीपी इक्वल्स टू अगर देखें तो क्या, अगर यहाँ से अगर हम एक डीएम मास कंसिडर करते हैं तो इस डीएम मास के कारण जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर, तो सपोज ये डिस्टेंस हमने ले लिया किसके बराबर, जेड के, तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ जी इंटू डी एम अपॉन किसके, जेड के बराबर। जो जेड की वैल्यू होगी क्या वो हर एक मास के लिए सेम होगी, क्योंकि रिंग हमारा अगर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और ये एक्सिस के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम, सेम ही आएगा ये चीज। तो हर एक पॉइंट से जो भी डीएम मास अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सबसे डिस्टेंस किसके बराबर, जेड के बराबर। तो यहां से अगर देखें तो जी और जेड तो कांस्टेंट है, सीधा सीधा इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देंगे, जी जीरो से कैपिटल एम तक, तो फाइनली ये जो वैल्यू आएगी तो जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, जेड, और जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या लिखेंगे, जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी टू दी पावर किसके बराबर, 1/2। चलो ये नोट कर लिया सभी ने। चलो इसके बाद हमें देखना है कौन सा, कि अगर मान लो एक हॉलो स्फीयर के कारण अगर हम कंसिडर करते हैं, तो हॉलो स्फीयर के केस में अगर देखें, ये हमने ले लिया कैपिटल एम, ये रेडियस किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। यहां से अगर हम पोटेंशियल निकाले तो तीन केसेस पॉसिबल होते हैं, एक इनसाइड, यानी जो स्मॉल एक्स जो है, वो पहला केस हम लोग देखते हैं कि जब एक्स की वैल्यू जो हो वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए जो स्फीयर होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह, तो जो v होगा वो किसके बराबर, तो माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, x के बराबर। सेकंड केस अगर देखें तो x अगर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल R के बराबर, तो v इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M अपॉन कितना, R के बराबर। जो सरफेस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये हमारा कौन सा है, एट सरफेस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसके बाद अगर थर्ड केस अगर हम लोग देखते हैं कि एट जब x की वैल्यू जो हो वो लेस देन r हो, तो अब एक बात देखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके अंदर क्या होता है, जीरो, हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो। यानी हमने पोटेंशियल जो डिफाइन किया था वो कैसे डिफाइन किया था, कि इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हो रहा है। अब एक बात सोचो, जब इन्फिनिटी से आप सरफेस तक ले आओगे
तो जो वर्क करना पड़ रहा है यूनिट मास पे वो किसके बराबर, माइनस ऑफ जी एम बाई आर के बराबर। जब आप इस सरफेस से अंदर भी जाओगे तो कोई वर्क करने की जरूरत है क्या, क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो यानी जितना वर्क आपको यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी से इस सरफेस तक करना पड़ा, क्या उतना ही वर्क अंदर भी ले जाने में करना पड़ेगा। तो को क्या पोटेंशियल जो रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू जो होगा वो माइनस ऑफ G इंटू कैपिटल M बाई आर के बराबर। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल वही क्या होगा, इस पूरे के अंदर भी होगा। अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग V और R का अगर कर्व ड्रॉ करें, ये हमने ले लिया पोटेंशियल V, ये हमने ले लिया R। तो पहले जब तक x इक्वल्स टू R नहीं हो जाता उस समय तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जैसे ही अगर सरफेस से बाहर जाएंगे तो जो वेरिएशन आ रहा है वो कैसा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x के है। तो यहाँ पे ये पैराबोलिक सॉरी हाइपरबोलिक कर्व आएगा और ये कुछ इस तरीके से x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0। चलो इसमें एक पॉइंट लिख लो, हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर का है, लिख लेना हेडिंग। इसमें लिखो एक पॉइंट, the amount of work done by external force, हाँ हॉलो स्फीयर है भाई, the amount of work done by external force in bringing from infinity to the surface and from infinity to any internal point of the sphere and from infinity to any internal point of the sphere will be same so potential at inside point will also be equal to minus of gm by r. So potential at inside point will also be equal to minus of gm by r. यहाँ पे लिखा है the amount of work done in bringing unit mass from infinity to the surface of the sphere and infinity to any internal point of the sphere will be same. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण। लिख लिया था सभी ने ये। चलो यहां से देखो, सॉलिड स्फीयर के कारण अगर हमें देखना है, सॉलिड स्फीयर के केस में अगर देखें तो ये हमने ये जब बाहर वाले पॉइंट के लिए देखे, मान लो ये कैपिटल M मास ले लिया इसका और रेडियस जो लिया हमने इसका कैपिटल R, ये पॉइंट इसका सेंटर ले लिया। तो केस फर्स्ट देखते हैं कि जब x जो हो वो ग्रेटर देन किससे हो, r के बराबर, तो सॉलिड स्फीयर भी किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह। तो उस केस में जो v आएगा वो किसके बराबर, तो माइनस ऑफ जी एम अपॉन कितना, x के बराबर। जो सरफेस पे अगर देखे कि जब x इक्वल्स टू किसके बराबर हो, r के बराबर, तो v इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M अपॉन कितना, r। और जब अगर हम लोग इंटरनल पॉइंट पे देखेंगे थर्ड, v इक्वल्स टू जब x जो हो लेस देन किससे हो, कैपिटल R, तो v इक्वल्स टू जो आएगा वो माइनस ऑफ जी एम अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है कि जो इंटरनल पॉइंट पे, जो कि अगर x डिस्टेंस पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो माइनस ऑफ जी एम अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक केस अगर हम लोग देखें कि एट सेंटर अगर फाइंड करना चाहते हैं, एट सेंटर अगर सेंटर पॉइंट पे अगर फाइंड करें सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, तो x की वैल्यू किसके बराबर, 0। x की वैल्यू अगर 0 तो v इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ 3gm अपॉन किसके, 2r के बराबर। ये होगा कहाँ पे, सेंटर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, अब एक और चीज देखो, अगर हम लोग इसका कर्व ड्रॉ करना चाहें, ये पोटेंशियल v हो गया और ये कौन सा, ये डिस्टेंस स्मॉल r। अब एक बात देखो, इस वाले फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें हम लोग, तो जो v की वैल्यू आएगी
वो किसके बराबर, मैं एक काम करता हूं कि Gm/2r³ को कोई भी एक कांस्टेंट ले लेता हूं a के बराबर, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगा वो किसके बराबर, तो माइनस ऑफ a इंटू 3r² माइनस ऑफ x², और ये फिर किसके बराबर आएगा, तो ax² माइनस ऑफ 3ar², यही आ रहा होगा। और ये कौन सा, पोटेंशियल। तो y एक्सिस पे ये ले रहे हैं और x एक्सिस पे कौन सा है, x है, जो कि डिस्टेंस है। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, y इक्वल्स टू ax² माइनस ऑफ b के बराबर, यही बन रहा है। यानी y जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, x के। तो यहाँ पे जो बनेगा कर्व वो कैसा बनेगा, पैराबोला, और उसकी जो ओपनिंग होगी वो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जो पहले, ये कब तक के लिए है, जब x इक्वल्स टू कहाँ तक हो जाए, r तक। तो पहले जो कर्व बनेगा वो हमें कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, जिसकी ओपनिंग जो है वो किधर की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन में। और ये किस पॉइंट तक है, जब x इक्वल्स टू r हो जाए। इसके बाद जब x इक्वल्स टू r से अगर बाहर जाते हैं तो उस केस में वेरिएशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ फिर से कैसा होगा, हाइपरबोला। क्लियर हुआ ये चीज। ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, सेंटर पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और सेंटर ऑफ द स्फीयर पे किसके बराबर है, माइनस ऑफ 3gm अपॉन कितना, 2r के बराबर। ये जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा, x इक्वल्स टू r, और वहां पे पोटेंशियल जो होगा माइनस ऑफ gm अपॉन कितना, r के बराबर होगा। चलो नोट करो इसको। अंदर जीरो के, जीरो थोड़ी बताया था मैंने पिछले वाले, 1 मिनट रुक जाना भाई। जीरो थोड़ी बताया पोटेंशियल, मैंने ये बताया कांस्टेंट होगा, यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वही इन्फिनिटी से अंदर वाले किसी भी पॉइंट तक ले जाने में। क्योंकि इसके बाद कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है नहीं तो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट होगा। जो सरफेस पे होगा वही हमारा इनसाइड द स्फीयर भी होगा। चलो ये नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं किसके कारण, सॉलिड हेमिस्फीयर के कारण। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सॉलिड हेमिस्फीयर के कारण। सॉलिड हेमिस्फीयर के कारण अगर देखिए तो इसके जो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे सपोज इसका मास कितना है, कैपिटल M, रेडियस किसके बराबर, r के बराबर। देखो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका जो टोटल मास कितना है, कैपिटल M, रेडियस किसके बराबर, r, क्या ये अगर सेंटर पे जो पोटेंशियल होना चाहिए ये इसके सेंटर के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा क्या उसके सेंटर वाले पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए या नहीं होगा। क्योंकि एक बात सोचो, आपने क्या किया, मास तो सेम रखा, मास सेम रखा, जो जो दूसरा हाफ पार्ट है उसको भी इसमें मिला दिया आपने, बोल सकते हैं ये चीज। अब जब दूसरा हाफ पार्ट अगर इसमें मिलाया तो क्या जो अरेंजमेंट है या जो डिस्टेंस है किसी भी मास का इस सेंटर से वो सेम ही रहा अभी भी। पहले क्या होता है कि ये नीचे होता, बाद में क्या हुआ, ऊपर ही रहा। जो जो मास यहाँ पे प्रेजेंट है उस वाले केस में m/2 प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे m/2 की बजाय वो भी अभी भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। तो इसीलिए इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, वो सेंटर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा यानी V at O, ये किसके बराबर, तो माइनस ऑफ 3gm अपॉन किसके, 2r के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज। ये कहाँ पे है, एट सेंटर पे है। इसको अलग से याद मत रखना, ये लॉजिक थोड़ा सा याद रख लेना बस। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसके बाद अगर हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर निकालना हो, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर अगर निकालना हो, ये हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं हॉलो हेमिस्फीयर। इसके कारण कितना होना चाहिए ये एक बार सोचो, हॉलो हेमिस्फीयर, इसके सेंटर पे हम फाइंड करना चाहते हैं, ये हॉलो हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। मास कितना है, कैपिटल M, रेडियस किसके बराबर, r के बराबर। ये पॉइंट O है, एट सेंटर जो है वो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, किसने बोला इधर अभी ना। अरे सही है, इधर उधर क्यों कर रहे हो कि इधर
माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एम अपॉन किसके, आर के बराबर। सारे मास जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। जो भी मास यहाँ पे है इधर होगा या जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा, सारा का सारा मास कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, आर पे। तो पोटेंशियल किसके बराबर, माइनस ऑफ जी एम बाई आर के बराबर। एक लास्ट हम लोग देखते हैं कि अगर डिस्क के कारण अगर फाइंड करना हो, ये हमने एक डिस्क ले लिया और इसका मास दे रहे हैं हम लोग कितना, कैपिटल एम, और रेडियस जो ले रखा है वो कैपिटल आर के बराबर। यहां से अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो एक्स डिस्टेंस पे, तो जो v, ये पॉइंट p ले लिया, vp इक्वल्स टू हो जाता है 2gm अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस किसके, x के बराबर। ये हो जाएगा पॉइंट p का पोटेंशियल। ठीक है, हाँ बोलो। हॉलो स्फीयर के सेंटर पे ही तो निकाला हमने। हाँ वही होता ही है, निकलवा ही रखा मैंने। इस सेंटर पे माइनस जी एम बाई आर ही तो होता है। अंदर वाले सारे पॉइंट पे सेम होने का मतलब क्या हो गया, सेंटर पे भी वही होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सारे मास कितनी दूरी पे प्रेजेंट है, आर डिस्टेंस पे, तो माइनस ऑफ जी एम बाई आर ही होगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटरेक्शन एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटरेक्शन एनर्जी। चलो यहां से देखो, ये इंटरेक्शन एनर्जी हमने किसके लिए डिफाइन किया था कि अगर मान लो जो भी वर्क डन अगर हो रहा है किसी भी बॉडी को क्रिएट करने में, अगर जैसे मान लो अगर हम लोग एक हॉलो स्फीयर अगर फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे डीएम मास ले आएंगे और एक आर रेडियस के सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसको अगर पूरा का पूरा क्रिएट करने में जितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो सारा सारा जो होगा वो क्या होगा, उस बॉडी की सेल्फ एनर्जी कहलाएगी, रहेगा एक तरह से। ये भी इसी कारण से कि जो बॉडी के जो छोटे छोटे मास है उनके बीच के इंटरेक्शन फोर्स के कारण ही होगा। लेकिन उस केस में हम किसकी बात कर रहे थे, डिस्क्रीट मास सिस्टम की। यहाँ पे हम लोग एक किसकी बात कर रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम की बात कर रहे होंगे। और जो भी एनर्जी इसकी होगी, सेल्फ एनर्जी थोड़ा अलग नाम इसीलिए दिया क्योंकि ये बॉडी के अंदर खुद की इसकी एनर्जी बोलेंगे कि अगर आपको इसको डिसोसिएट करना है तो इतनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसे बोला कि ये इसकी खुद की एनर्जी है, जो हमने एक प्रॉपर जो शेप या प्रॉपर जो क्रिएशन किया है बॉडी का, वो इसकी खुद की एनर्जी है। इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग नाम दे दिया है, क्या, सेल्फ एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो अब एक बात देखो कि जो हम लोगों ने डिफाइन किया कि डेल्टा यू वी इक्वल्स टू किसके बराबर लिखेंगे, तो डेल्टा यू अपॉन कितना, एम के बराबर। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा यू, क्या वही किसके बराबर, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, और यही किसके बराबर होगा, तो m इंटू डेल्टा वी के बराबर यही होगा। मान लेते हैं कि जो ये कैपिटल एम मास का अगर हम लोग स्फीयर फॉर्म करना चाहें, तो उस केस में इसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर। किसी भी टी टाइम पे जो है इसमें टोटल मास कितना हम लोगों ने यहाँ से ला करके रख दिया है, स्मॉल एम मास। ठीक है, फर्दर जब हम डीएम मास को अगर ले आएंगे इन्फिनिटी से, तो उसमें हम लोग वर्क डन देख लेते हैं कि उसमें डीएम मास को लाने में वर्क डन कितना हुआ। फिर उसको इंटीग्रेट करके हम क्या बोलेंगे कि 0 से m तक इंटीग्रेट कर देंगे कि उसकी वैल्यू टोटल हम लोगों ने कितनी एनर्जी खर्च की है। तो अगर मान लो डी डब्ल्यू देखे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके बराबर होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जो इसका पोटेंशियल और इनटू कितना, डीएम के बराबर। जो इसका पोटेंशियल इनटू कितना, डीएम। इसका पोटेंशियल किसके बराबर, एक हॉलो स्फीयर हम लोग फॉर्म करना चाहते हैं, तो हॉलो स्फीयर के लिए सारा का सारा जो मास होगा वो इसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो जो v, इसका जो पोटेंशियल है v इंटू क्या लिखेंगे, डीएम, और जो v की वैल्यू है वो किसके बराबर, माइनस ऑफ g इंटू स्मॉल एम अपॉन किसके, कैपिटल आर के बराबर। यही ला रहे हैं हम लोग। जिस पॉइंट पे हम लोग ला रहे हैं उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, उसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। जब भी अगर हमें हॉलो स्फीयर अगर फॉर्म करना रहेगा तो जो भी मास लाएंगे वो सारा का सारा क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इनटू कितना, डीएम। अब एक बात देखो, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, तो स्मॉल एम और डीएम दोनों ही है, क्योंकि जो रेडियस आर है वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू अगर देखें तो स्मॉल एम इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यहाँ से
एक मिनट, जो स्मॉल एम है डी वी या डी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और इक्वल्स टू किसके बराबर, ये हम लोग लिख सकते हैं डी यू के बराबर। ये इसको भी लास्ट में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जी इंटू स्मॉल एम डी एम अपॉन कितना आर के बराबर। अब वेरिएबल कौन सा है, स्मॉल एम डी एम। मास कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके, जब कोई भी मास नहीं है तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। जब हम कैपिटल एम मास ले आए तो कितना वर्क डन हो गया, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर लिखेंगे, माइनस ऑफ जी बाई आर और इनटू किसके बराबर, एम स्क्वायर अपॉन कितना, 2 के बराबर। तो फाइनली जो इसकी जो टोटल वर्क डन हुआ वही सारा का सारा वर्क डन किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और यही इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। और फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, U इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन कितना, 2r के बराबर। ध्यान रखना, जब भी अगर क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो एक तो ये हो सकता है कि जैसे एक बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, उसमें ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि हम बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर रहे होंगे। तो जब आप बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज कर रहे होगे तो उस केस में आपको ये सेल्फ एनर्जी भी इंक्लूड करनी रहेगी। जैसे मान लो अगर सपोज एक रिंग के सामने मैंने एक स्मॉल एम मास को आर से 2r तक मूव करा है, उस केस में सेल्फ एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो सपोज मैंने अगर स्फीयर का अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है या स्फीयर जो है वो स्मॉल आर रेडियस से 2r रेडियस अगर चेंज कर दिया और उसको थोड़ा मूव भी कराया, तो क्या सेल्फ एनर्जी भी चेंज होगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, इंटरेक्शन एनर्जी भी चेंज होगा। ठीक है, तो जब भी अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो तो उस केस में आपको सेल्फ एनर्जी भी इंक्लूड करना रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गया हॉलो स्फीयर के लिए। नेक्स्ट लिखो सॉलिड स्फीयर, नोट करो जी। हाँ बोलो, कौन सा, ये कैपिटल एम टोटल मास है। स्मॉल एम जैसे मान लो अगर ये हॉलो स्फीयर अगर हमें फॉर्म करना रहेगा तो धीरे धीरे एक एक मास डीएम मास लेते आएंगे। डीएम मास अगर लेते आ रहे हैं तो एक बार सोचो, किसी भी टाइम टी पे हमने देखा कि जब इसके ऊपर टोटल स्मॉल एम मास आ चुका है तो फर्दर डीएम मास को लाने में कितना वर्क हुआ, फिर डीएम मास को लाने में कितना वर्क हुआ, उसके बाद हमने जीरो से लेके इंटीग्रेट किया है कैपिटल एम मास तक। ठीक है, कौन सा डेल्टा, एक बार देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर देखें तो उस पर्टिकुलर टाइम का पोटेंशियल देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम का पोटेंशियल देख रहे हैं और डीएम मास को लाने में कितना वर्क डन हुआ। तो डेल्टा वी अगर लिखना चाहो तो उस केस में डेल्टा वी के लिए हम क्या लिखेंगे, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या लिखोगे कि पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे 5 पोटेंशियल कितना होगा, जीरो ही। वैसे भी अगर इसका हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी अगर कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट तो डिफाइन कर नहीं रहे हैं, तो हमेशा डेल्टा की ही बात करेंगे। तो डेल्टा वी भी अगर लिखो इसको, अगर जैसे मान लो अगर आप इस जो सेल्फ एनर्जी यू लिख रहे हो वो भी एक्चुअल में इसकी एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं है, वो क्या है डेल्टा यू है, और यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी पे क्या ले रहे हैं, जीरो। तो ये अंडरस्टूड है कि हमेशा ही इन्फिनिटी पे जीरो ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको यू लिख लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। अदरवाइज ये है भी डेल्टा यू ही, डेल्टा यू इक्वल्स टू ये, लेकिन फिर फाइनली क्या लिखोगे कि फाइनल यू एट दिस सरफेस माइनस कितना, यू एट इन्फिनिटी जीरो ही लेंगे। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सॉलिड स्फीयर के कारण सेल्फ एनर्जी। देखो सेल्फ एनर्जी के बारे में मैंने बताया कि जब भी अगर आप कोई भी एक बॉडी क्रिएट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम एक हॉलो स्फीयर क्रिएट करना चाहते हैं तो एक एक करके एक मास ला रहे हैं और फिर उसको एक पर्टिकुलर शेप में एक बॉडी को दे रहे हैं, तो उस समय जो भी सारा वर्क करेंगे वो इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। जो भी जितना भी वर्क करेंगे वो इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो ये हमारी जो एनर्जी होगी वो हमारी सेल्फ एनर्जी है। अगर वही बात करें हम लोग कौन सा, जैसे एक m1 मास ले आए, एक m2 मास ले आए और एक m3 मास, तो ये जो टोटल वर्क करोगे तो आप इस पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर होगा। और ये कैसा है, डिस्क्रीट है, इसको हमने कोई प्रॉपर शेप नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ हम लोग डिस्क्रीट मास ला करके कहीं कहीं पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंटरेक्शन एनर्जी की बात कर रहे होंगे और इस केस में जो होगा वो सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलो लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर।
चलो यहां से देखो, जब अगर हमें सॉलिड स्फीयर अगर फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मान लो अगर हम लोग एक ऐसा स्फीयर फॉर्म करना चाहते हैं जिसका मास जो है वो कितना है, कैपिटल एम, और रेडियस किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर है। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे मास ले आएंगे, मास को क्या करेंगे, पूरा एक स्फेरिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, जिससे कि धीरे धीरे उसका रेडियस क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। सपोज अगर जैसे मान लो कि अगर मिट्टी का अगर बॉल अगर आपको फॉर्म करना है, जैसे मान लो सपोज कोई एक पर्टिकुलर रेडियस आर का अगर आपको बॉल फॉर्म करना है, तो क्या करोगे, थोड़ी सी मिट्टी लोगे, फिर पहले छोटा सा एक बॉल बनाओगे, फिर और मिट्टी ऐड करके उससे उसका रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, और मास ऐड करोगे और रेडियस अगर इंक्रीज करते जाओगे। वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमें जो एक स्फीयर जो फॉर्म करना है वो फॉर्म करना है एक कैपिटल एम मास का, और रेडियस किसके बराबर, कैपिटल आर। हम लोग ये मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग टोटल स्मॉल एम मास ला चुके हैं, और इसका जो रेडियस है उस समय किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। ये हमने ले लिया कि जो भी स्मॉल एम मास हम लोग लाए हुए हैं उसको स्फेरिकल शेप में हम दे रहे हैं, और उस समय स्मॉल एम मास ला चुके हैं और रेडियस किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर। अब अगर हम फर्दर डीएम मास अगर ला रहे हैं इन्फिनिटी से, तो इसमें हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यहां से हम ले आएंगे कि फर्दर डीएम मास ले आओ, और इन्फिनिटी से लाने के बाद इसको पूरे स्फेयर के ऊपर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यही होगा। ये जो फर्दर जो डीएम मास लाएंगे इस पूरे इस स्फेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे इसका रेडियस जो है वो कितने से चेंज हो गया, डी आर से चेंज हो गया। और ये जो डी आर है, ये पूरा का पूरा ये जो स्फेयर फॉर्म हो रहा है इसका मास किसके बराबर है, डीएम मास। आप जैसे डीएम मास लाए उसको स्फेयर का शेप दे रहे हो, और जिससे कि उसका रेडियस क्या हो गया, डी आर से चेंज हो गया। ठीक है, हम इसमें अगर वर्क डन कैलकुलेट करें कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो ये किसके बराबर होगा, तो जो इसका पोटेंशियल होगा, इस ये जो है ये हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम होगा इसके, तो हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर और इनटू क्या लिखेंगे, डी एम के बराबर। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर किसके बराबर, तो माइनस ऑफ जी इंटू स्मॉल एम अपॉन कितना, स्मॉल आर इंटू कितना लिखेंगे, डी एम, यही लिखेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल कितने मिल रहे हैं अपने को, दो, एक तो स्मॉल एम और दूसरा स्मॉल आर, दोनों का दोनों वेरी करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक काम करते हैं, डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं किसके बराबर, रो के बराबर। डेंसिटी जो हमने लिया वो रो ले लिया, तो स्मॉल एम की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो डेंसिटी इनटू ये स्मॉल आर रेडियस की स्फीयर जो है उसकी उसका वॉल्यूम, ये किसके बराबर होगा, तो रो इंटू 4/3 पाई इंटू किसके बराबर, आर क्यूब के बराबर, यही आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम डीएम की वैल्यू फाइंड करें तो डी एम बाई डी आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो रो इंटू 4/3 पाई इंटू, यहां से देखो आर क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे किसके बराबर, 3r² इंटू कितना, डी आर, एक मिनट, 3r², यही आएगा। तो जो डीएम की वैल्यू लिखेंगे, डी एम इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई, एक ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भी हटाई देते हैं, 4 पाई इंटू किसके बराबर, r² डी आर के बराबर। ये चीज जो है वो लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप हम जो डीएम लिख रहे हैं वो किसका मास है, तो जो ये डी आर रेडियस जो इंक्रीज हुआ है उसका मास है, उसी का मास है डीएम मास। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया हो और इनटू इसकी थिकनेस, ये भी लिख सकते हैं। तो वही अब अगर हम लोग लिखे कि डेंसिटी इनटू जो इस सरफेस जो है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो उसका एरिया किसके बराबर, 4πr², और इनटू उसकी थिकनेस किसके बराबर, डी आर। चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी। अब इससे फायदा ये हो गया कि केवल एक वेरिएबल बचा, कौन सा है, स्मॉल आर। हम लोग यहां से लिख लेते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी, इन सबको एक काम करते हैं, डेंसिटी की वैल्यू भी पुट करते चलते हैं या फिर लास्ट में हम लोग पुट करेंगे। देखो यहाँ से रो स्क्वायर हो गया, यहां से अगर m इंटू डी एम करेंगे तो क्या आएगा, रो स्क्वायर
इनटू जो कांस्टेंट है वो सारा पहले लिखते जाते हैं, 4/3 और इनटू किसके बराबर, ये 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 रहने दो और नीचे ऊपर कितना आएगा, पाई स्क्वायर भी आएगा, यही पूरा कांस्टेंट पार्ट होगा। अब एक बात देखो, इंटीग्रेशन के लिए बचा कौन सा, आर क्यूब, और ये कितना है, आर स्क्वायर, ये कितना आएगा, आर की पावर 5 डी आर, और अपॉन में एक ये नीचे वाला भी आर आएगा, जो नीचे जो डिनोमिनेटर का जो आर है वो भी आएगा। यहां से देखो ये पूरा एज इट इज रहने देते हैं, तो माइनस ऑफ जी रो स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर/3 और इंटू यहाँ से लिमिट, अगर एक बार देखो कि जो हमें रेडियस जो इंक्रीज करना है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर। जब रेडियस 0 तो कोई वर्क डन नहीं होगा, और जब रेडियस किसके बराबर, कैपिटल आर हो गया, तो वर्क डन किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू फाइनली ये किसके बराबर आएगा, तो इनटू यहाँ से देखो आर की पावर 4 आएगा, और उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर, आर की पावर 5 अपॉन कितना 5, और लिमिट जो पुट करेंगे वो 0 से लेके कैपिटल आर। अब यहां से इसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं, जो डेंसिटी होगा वो किसके बराबर, तो m अपॉन कितना 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, यही आ रहा होगा। चलो यहां से अगर देखिए वैल्यू की वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ जी इनटू जो डेंसिटी है उसका स्क्वायर है, तो पहले तो स्क्वायर लिख दो, उसके बाद जो पार्ट कैंसिल होता जाएगा वो हटा देंगे, ये 4 पाई स्क्वायर, दोनों 4 पाई का स्क्वायर ये पूरा कैंसिल आउट होगा, ये 4 पाई का स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा, ये नीचे 3 आएगा। ये एक बात देखो, रो स्क्वायर में क्या ऊपर एक 3 भी आएगा, और ये 3 से एक बच जाएगा। यहाँ से देखो जो रो स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास 16 पाई स्क्वायर/3 है, ध्यान से देख लो, एम स्क्वायर आया, एम स्क्वायर मैंने लिख दिया, नीचे 4 पाई का स्क्वायर आएगा जो कि 16 पाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कि यहाँ पे 3 स्क्वायर बचेगा, जो कि 3 स्क्वायर ऊपर जाएगा, और ये 3 स्क्वायर इस वाले 3 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा कौन सा 3। यहाँ पे कितना होगा, आर की पावर किसका 6, आर की पावर 6, और इनटू ये 5 आया, और ये कितना आर की पावर 5 के बराबर, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ 3gm² अपॉन किसके 5r के बराबर। और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा यू, और अगर इन्फिनिटी पे अगर 0 ले रहे हैं तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर, माइनस ऑफ 3gm² अपॉन 5r। चलो अब यहाँ से ये नोट करो फटाफट, हाँ बोलो। क्वेश्चन कराएंगे बेटा, परफेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मतलब, पहले सारा तो डेरिवेशन तो करवा दें। चलो ये हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ देखो एक रिंग है, इधर देखो यार, पीछे वाला नोट कर लिए हो ना। चलो एक रिंग है, यहाँ से हमने एक रेडियस इसका ले लिया कैपिटल आर, इसका मास ले लेते हैं कैपिटल एम, और यहां से एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है, और ये किसके बराबर ले लेते हैं 2r के बराबर, नहीं √3r के बराबर ले लो। चलो यहाँ पे लिखो, स्मॉल एम मास इज रिलीज्ड फ्रॉम, small m mass is released from the small m mass is released from the position zone, small m mass is released from the position zone, find the velocity, find the velocity। तुझे 2-4 साल और ड्रॉप लेने की इच्छा है क्या, तो फिर पढ़ ले। find the velocity with which small m mass will cross, find the velocity with which small m mass will cross the center of the ring, will cross the center of the ring। चलो एक सवाल देखो यहाँ से, पहला अपने पास इसको तो डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो, या फिर चाहो तो किसी एनर्जी कंजर्वेशन से भी, क्योंकि जैसे ही अगर आप रिलीज करोगे तो कौन सा फोर्स वर्क करेगा, केवल ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वर्क करेगा तो हम एनर्जी तो कंजर्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो पहला अगर देखें
तो फर्स्ट मेथड में अगर हम लोग देखें तो कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू किसके बराबर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देख लो कि अगर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पार्टिकल को अगर किसी पॉइंट ए से लेकर के बी तक मूव करा रहे हैं, कोई भी पाथ पे मूव करा रहे हैं, सपोज यहाँ पे जो होगा उस केस में क्या होगा, पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है नेचर में। तो यहाँ से देखो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर हमें लिखना हो तो क्या ये डेल्टा यू के बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर। और डेल्टा यू के बराबर जब आएगा, यहाँ से देखो साइन में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो ढंग से ये फॉर्मूला देख लेना कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, डेल्टा यू। और डेल्टा यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m इनटू कितना, यानी डेल्टा यू बेसिकली क्या होगा, यू फाइनल माइनस कितना, यू इनिशियल। तो m इनटू क्या लिखना चाहिए कि वी बी माइनस कितना, वी ए के बराबर। अगर हम लोग कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं, ए से लेके बी तक, वी बी और वी ए इन सब का फॉर्मूला हमें पता रहेगा, जो भी सारे फॉर्मूले लिखा है वो सारा का सारा यूज होगा। ठीक है, अब m इंटू वी बी माइनस वी ए हो गया, ये किसके द्वारा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ से ध्यान रखना है कि जब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन लिख रहे होंगे तो m इंटू क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। और वही अगर लिखे कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या लिखेंगे, m इंटू वी ए माइनस ऑफ वी बी। तो ये बेसिकली याद कैसे रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन, तो m इंटू इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, सॉरी इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कितना, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो ये m इंटू क्या लिखेंगे, इनिशियल ये होगा, फाइनली मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ कितने से जा रहा है, v से क्रॉस कर रहा है। तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ जी कैपिटल M अपॉन किसके, आर स्क्वायर प्लस कितना, √3r का स्क्वायर, यही आ रहा होगा ना, तो फॉर्मूला तो अभी लिखाया था ना ये 1/2, यही लिखाया था। सिंपली यहाँ पे देख लोगे कि सारे पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम, तो वही आएगा अपने पास, gm/z के बराबर होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये लिख लिया, माइनस कितना लिखना चाहिए, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ gm अपॉन कितना, r के बराबर। तो माइनस माइनस कितना आएगा, g इंटू कैपिटल M अपॉन किसके, r, और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमारे पास जो अगर इसको सॉल्व करोगे तो m से m सारा कैंसिल आउट होगा, v की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से gm/r आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर यानी 2r के बराबर। तो gm/r माइनस gm/2r किसके बराबर, हाँ gm अपॉन किसके बराबर, 2r के बराबर, और इक्वल्स टू किसके बराबर, तो v स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, v इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन कितना, r के बराबर। एक तो ये तरीका लिख लो कि जो वर्क देख लो कि कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल लिख लो। दूसरा जो तरीका है दोनों इक्वेशन सेम ही आएगा, बस लिखने का तरीका अलग अलग, कि आप अगर एनर्जी कंजर्व कर सकते हो तो U इनिशियल फिर क्या लिखोगे कि U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू किसके बराबर, U फाइनल प्लस K फाइनल। तो जो इसके इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टार्टिंग में वो यही होगा कि U इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, M इंटू कितना, V के बराबर। किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो मास इंटू किसके बराबर, उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये किसके बराबर आएगा, स्मॉल m माइनस साइन के साथ g इंटू माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या लिखेंगे इसको, क्या √3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या डायरेक्ट 2r लिख दूं मैं, और प्लस ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर, तो माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना r, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगा,
चाहो तो इससे सॉल्व कर लो या फिर इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो नोट करो इसको, ये भी आप लोग साइड में लिख लेना भाई कि वर्क डन वाला पार्ट। ये चीज ध्यान रखना है कि m इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करते हैं और एक्सटर्नल के लिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चलो हो गया। चलो अब इसके बाद देखो कि मान लो यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है और उसके सामने जो है एक स्फीयर रखा हुआ है। अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है जैसा पिछली क्लास में एक सवाल कराया था मैंने कि एक हमारा एक यहाँ पे स्फीयर रखा हुआ है और उसके सामने कुछ इस तरीके से रिंग रखा हुआ है, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो किसके बराबर है, √3r के बराबर, और इन दोनों का मास हम लोग ले लेते हैं कैपिटल M के बराबर। ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। इसका रेडियस जो हो गया वो कैपिटल R ले लेते हैं। चलो लिखो अब यहाँ पे कि if a small m mass is moved from point A to B, if a small m mass is moved from point A to B, then find work done by external force. Then find work done by external force. If a small m mass is moved from point A to B, then find work done by external force. स्लोली मूव कराया गया, ठीक है भाई। हाँ ये सॉलिड स्फीयर है, ये रिंग है, इसका भी रेडियस जो है वो r के बराबर ही है। इसका रेडियस भी जो है सॉलिड के अंदर ले जाए, दोनों जगह का पोटेंशियल अपने निकाल सकते हैं। बस वही फॉर्मूला, ए का पोटेंशियल निकालो, बी का पोटेंशियल निकालो। चलो इधर देखो, जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे वो किसके बराबर, तो एक स्मॉल एम मास जो मूव कराया है वो कहाँ से, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल यानी क्या लिखेंगे, वी बी माइनस ऑफ कितना, वी ए के बराबर, यही लिख रहे होंगे। अब ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि एक्सटर्नल के द्वारा पूछा गया है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा वर्क डन पूछा गया, ठीक है। तो इस केस में अगर वी बी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वी बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या दोनों के कारण निकालेंगे या एक के कारण, दोनों के कारण। दोनों के कारण, यहाँ पे जो स्फीयर के कारण जो होगा, ये जो सॉलिड स्फीयर है भाई, तो इस केस में यहाँ पे कितना होगा, -3gm बाई कितना 2r, यही आएगा। और इस वाले के कारण कितना होगा, तो -g इंटू कैपिटल M बाई किसके बराबर, तो r² प्लस √3r का होल स्क्वायर, और उसका है कितना स्क्वायर रूट, तो ये किसके बराबर 2r। ये आ गया VB की वैल्यू। जो VA फाइंड करेंगे तो VA इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यहां से इस वाले के कारण कितना, तो -g कैपिटल M अपॉन कितना R, और इस वाले के कारण कितना होगा, तो -gm अपॉन कितना, ये बाहर वाले के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, अपॉन कितना √3r के बराबर। क्लियर हुआ है चीज। बस यहाँ से दोनों VA और VB की वैल्यू उठा करके पुट कर दो, स्मॉल एम मास की वैल्यू स्मॉल एम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। एक बार देखो, पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, तो इसके जब सेंटर पे निकालेंगे तो सॉलिड स्फीयर के कारण कितना होगा, -3gm/2r, और इस रिंग के कारण किसके बराबर, तो रिंग के कारण ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और ये किसके बराबर, -gm अपॉन कितना 2r। दूसरा, हम इस पॉइंट ए का पोटेंशियल अगर फाइंड करें तो इस रिंग के कारण कितना, -gm/r, और इस सॉलिड स्फीयर के कारण कितना पोटेंशियल, तो इसके लिए ये बाहर वाला पॉइंट होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, कितना हो जाएगा, -gm बाई किसके बराबर √3r। बस V और VB की वैल्यू पुट कर देंगे। कल जो है ना आप लोग एक काम करना, सारे फॉर्मूले जरूर याद करके आना, क्योंकि कल इस पे अभी काफी सवाल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो।